वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हिंदू एनालिसिस लेके आए हैं। तो आज डेट है 10 जुलाई 2024 और डे है थर्सडे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही है द हिंदू एनालिसिस, तो हम इसमें न्यूज़पेपर उसका एनालिसिस, न्यूज़ का एनालिसिस अकॉर्डिंग टू आवर एग्ज़ाम्स, जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें से कौन से पॉइंट्स हम पिक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिस्कस करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आज की थॉट से कर रहे हैं। ये नॉर्मन विंसेंट पील बहुत बड़े राइटर हैं। इन्होंने कहा है कि व्हेन यू चेंज योर थॉट्स रिमेंबर टू आल्सो चेंज योर वर्ल्ड। व्हेन यू चेंज योर थॉट्स रिमेंबर टू आल्सो चेंज योर वर्ल्ड। जब हम थॉट्स चेंज करते हैं, थॉट्स चेंज करने से ही हमारा साथ के साथ वर्ल्ड भी चेंज होता है। तो अब हम ये याद रखें कि जब हम थॉट्स चेंज कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने थॉट्स पे ही काम नहीं कर रहे, उसके साथ हमारा ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड भी हमारे आसपास चेंज होता है। तो ये पावर ऑफ थॉट है, पावर ऑफ थिंकिंग है। तो पॉजिटिव थिंकिंग इनकी बुक भी है, नॉर्मन विंसेंट पील, दैट इज पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप पढ़ें उसको, बहुत अच्छी बुक है। आज जो हम न्यूज़ लेके आ रहे हैं, आज एक न्यूज़ बड़ी डोमिनेटिंग न्यूज़ है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के जो मीटिंग्स हैं, बाइलेटरल मीटिंग में क्या क्या हुआ, उस पे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो जैसा आप पिक्चर भी देख रहे हो, इस पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन मॉस्को। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करोगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो जेस्चर है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट जेस्चर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है उसको उन्होंने इन्हेंस किया है और एक गुड जेस्चर के साथ उनकी बात हो रही है। कहाँ पे? रशिया में। तो रशिया में अब इन पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हम उनको हम इन न्यूज़ में डिटेल में नहीं जा रहे। जो पॉइंट हमें एग्जाम से रिलेटेड हैं, जहाँ न्यूज़ के रिलेटेड हैं, हम उनको देखेंगे। तो रशियन प्रेसिडेंट हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन टू डिस्चार्ज द इंडियन सोल्जर सर्विंग एट यूक्रेन वॉर फ्रंट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्ट इंटरवेंशन। तो कल जब इनके बात हुई थी डिनर पे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पॉइंट सीधा ही रखा है कि जो इंडियंस रशिया में गए और उन इंडियंस को जो सोल्जर्स ने मतलब उनको भर्ती किया एज ए हेल्पर टू रशियन सोल्जर्स, रशियन आर्मी, बट उनके बाद में उनको फोर्स किया गया कि वो भी वहाँ पे फ्रंट पे फाइट करेंगे। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट इंटरवेंशन की और रशियन प्रेसिडेंट ने उनको मान लिया एज इट इज, एज ए गुड जेस्चर टुवर्ड्स इंडिया। और उसके बाद रिलीज ऑफ रिक्रूट्स टू प्लेस विद इन वीक्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस वेयर दे आर सर्विंग और डिप्लॉयड। जहाँ पे भी सर्व कर रहे हैं या डिप्लॉय किए गए हैं, कुछ ही वीक्स में वो उनको वापस कर दिया जाएगा। एंड डिसीजन कमिंग आफ्टर द वीक्स ऑफ डिप्लोमेटिक डिस्कशन इवन एज ए स्पेशल जेस्चर फ्रॉम फॉर इंडिया। तो भारत के लिए एक स्पेशल जेस्चर है, मैसेज कन्वे किया गया है भारत के लिए और वर्ल्ड के लिए कि इंडिया और जो रशिया है उनके बीच में कुछ खास किस्म की दोस्ती है। तो यहाँ पे ये जो बात है पहले से ही चल रही थी। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने भी जब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में गए थे अस्ताना कजाकिस्तान में, तो वहाँ पे भी उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ सर्गेई लेवरोव के साथ बात की
और ये पॉइंट उठाया था कि हमारे जो लोग हैं उनको किया जाए। तो ये बात है। इसके बाद बाइलेटरल ट्रेड टारगेट फॉर 2030 एट ए सेट एट 100 बिलियन। इस वक्त ये 65 बिलियन डॉलर के आसपास का है और इसमें अब इसको 2030 तक ये इंक्रीज करने की बात हो रही है 100 बिलियन डॉलर तक की। तो इसमें यहाँ पे एक और भी है, सिर्फ इंडिया से नहीं, जो कुछ लोग जैसे आर्मी में नेपाल, श्रीलंका, चाइना, अफ्रीकन कंट्री से भी बिलीव किया जा रहा है कि रशियन आर्मी में उन्होंने रिक्रूट किया है और फ्रंट पे डिप्लॉय किया है। तो इसके बाद जी अब आगे देखें, नेक्स्ट इसके ऊपर ही न्यूज़ है, इंडिया रशिया टू बूस्ट बाइलेटरल ट्रेड टू 100 बिलियन डॉलर बाय 2030। तो ये एक कौन कौन से फील्ड में है न्यूज़, ये एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने की बात हो रही है, और नेशनल करेंसीज टू सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शन। वेस्टर्न सैंक्शन लगी हैं रशिया के ऊपर, और रशिया जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो उनके ऊपर सैंक्शन है रशिया के ऊपर। तो अगर इंडिया के साथ डील हो, मतलब ये ट्रेड इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होगा कि अब उसके साथ एक और भी है कि हम अपनी नेशनल करेंसीज यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ पाउंड, या हम डॉलर्स ये भी यूज़ करेंगे। तो इससे एक रास्ता निकाला है रशिया और इंडिया ने बीच का ट्रेड, और उसमें गेन भी होगा रशियन तरफ से, रशिया की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इतना ही है, तो ये प्रायोरिटी एरिया है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी रूट्स जिसकी बात हो रही है वो नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम रूट, चेन्नई से रशिया में व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम रूट, इसके ऊपर बात हो रही है कि ये कनेक्टिविटी जिसकी अभी हमने बात की ना कनेक्टिविटी के ऊपर, तो ये कनेक्टिविटी आप प्लीज नोट करें। ये पॉइंट्स आप जब भी आप देखें इसको कॉपी लेके बैठें और नोट करें, सो दैट कि ये पॉइंट्स ही आगे जाके कहीं ना कहीं आगे आने वाली न्यूज में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। फिर नॉर्दर्न सी रूट एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाया ईरान, ईरान के थ्रू जो कनेक्टिविटी बाय रेल जो जाएगी रशिया तक, उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो उस ये आने वाले टाइम में ये कुछ फिजिबिलिटी में, मतलब ग्राउंड पे नज़र आएंगी ये कि फिजिबल हैं या नहीं है, किस तरह से है, ये सारा नज़र आएगा। तो आगे इसके देखते हैं जी। नेक्स्ट, रशिया ऑफर्स कंपनसेशन सिटीजन्स टू किन ऑफ इंडियंस किल्ड इन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। 4 इंडियंस की खबर है कि 4 इंडियंस वहाँ पे बॉर्डर पे उनकी डेथ हुई है, और उनमें से 2 की बॉडी रिकवर हुई है, 2 की बॉडी फाइंड नहीं हुई। तो अभी इसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट को कि ठीक है हम इनको रिलीव कर देंगे, और उनके जो कंपनसेशन है, तो इसमें कंपनसेशन कितना है कितना नहीं, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ पे तो नहीं है कोई ऑफिशियल, पर जैसे वहाँ कुछ लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस से जो वहाँ गए थे, तो ये है कि लगभग 1.3 करोड़ कंपनसेशन मिलेगा, और रशियन सिटीजनशिप मिलेगी, और मंथली स्टाइपेंड ऑफ 18,000 फॉर माइनर चिल्ड्रन, जब तक वो 18 ईयर के नहीं है तो वहाँ पे रहेंगे। तो सिटीजनशिप है तो मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन वगैरह ये फ्री में मिलेगी। तो ये उनको ऑफर किया गया है, पर ये ऑफिशियल नहीं है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ रशियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी अथॉरिटी ने इसको बोला हो। ठीक है।
तो जो फैमिलीज भी हैं जो रशिया में फंस गई हैं, उनकी फैमिलीज ने भी ये कहा है कि टाइम बाउंड एश्योरेंस मिले कि इतने टाइम में उनको रिलीज किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर रेजेस यूक्रेन वॉर ड्यूरिंग मीट, सेज लॉस ऑफ लाइव्स इज हार्ट ब्रेकिंग। तो फर्स्ट जो पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी ने रेज किया, फर्स्ट डे ही उन्होंने ये बात की कि जो यूक्रेन और रशिया का जो आपस में डिस्प्यूट है, झगड़ा है, लड़ाई है, उसका सल्यूशन वार जोन में नहीं है, बैटल फील्ड में नहीं है, वो सीट मतलब टेबल पे बैठ के थ्रू बायलेटरल डायलॉग के साथ ही होगा, मतलब आपस में बातचीत से ही होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये है कि अब जो यूक्रेन और रशिया के बीच में कुछ ना कुछ बात बने और ये लड़ाई जो है खत्म हो। अब इसमें अब फिर से उन्होंने कहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो रशियन मिसाइल है वो किसी स्कूल हॉस्पिटल पे गिरी और उससे बच्चों की मौत हुई है, लगभग 42 चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 42 किलिंग्स हुई हैं, तो उसके बीच में ये बात आई है। ओके, तो अब इसका एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रिएक्ट किया है कि हमारे 42 बच्चे मर गए हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर, वो एक ब्लडी क्रिमिनल को हग कर रहे हैं मॉस्को में। तो ये एक उनकी तरफ से रिएक्शन आया। वाशिंगटन में भी, अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी की हमने जैसे पीछे भी पढ़ा, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से पहले जो इंडियन एम्बेसी में, सॉरी यूएस एम्बेसी जो है इंडिया में, तो जो यूएस कॉन्सुलेट है, उन्होंने कहा कि जी हम देखेंगे कुछ इंडियन कंपनीज रशिया के साथ बिजनेस कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, डिस्पाइट कि उन्होंने सैंक्शन लगा रखा है, फिर भी कर रही हैं, तो आगे आने वाले टाइम में इनके ऊपर कुछ मतलब पेनल्टी, कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो उस संदर्भ में मतलब ये इनडायरेक्ट छुपी हुई बात कह रहे हैं, धमकी कह रहे हैं। तो अब वाशिंगटन ने भी इस पे कुछ रिस्पॉन्ड किया है। स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन सेड कि यूएस जो है वो कंसिस्टेंटली रेज कर रहा है कंसर्न अबाउट इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया के साथ भारत के रिलेशनशिप्स पे बात हो रही है। जो रशिया के साथ भारत का रिलेशनशिप है वो ऐसा नहीं है कि आज ही बन गया है, बड़ा पुराना रिलेशनशिप है। तो इसमें जब 1971 की बात हो, वॉर की बात हो, 1965 की बात हो, 1962 की बात हो, कारगिल की बात हो, हर बार इंडिया की सपोर्ट में रशिया खड़ा ही रहा है। तो इसलिए ये एक बात है कि रशियन सपोर्ट या रशियन दोस्ती जो है भारत की पुरानी है। तो वहां के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर सेड दैट यूएस अर्ज करते हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं दैट इंडिया टू मेक इट क्लियर that the resolution to Ukraine conflict must respect the UN Charter, Ukraine's territorial integrity and sovereignty। मीन्स जो यूएन चार्टर है उसने, यूएन चार्टर का मतलब क्या है, जो यूएन चार्टर में यूक्रेन को एक सोवरीन कंट्री की तरह लिया गया है, कोई कंट्री उसमें एंटर नहीं कर सकता। अगर रशियन फोर्सेस उसमें जा रही हैं देन इट इज अगेंस्ट द यूएन चार्टर एंड इट इज द टेरिटोरियल इंटरवेंशन इन यूक्रेन बाय रशिया, इस तरह से है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो भी इंडिया इस चीज को क्लियर करे कि, क्योंकि अब इंडिया दोस्त बन के खड़ा है ना रशिया में, तो इस चीज को कि जो भी होगा वो यूएन चार्टर की तरह होगा। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज कॉल्ड द रिस्पेक्टिंग द यूएन चार्टर इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरिनिटी एट यूएन प्लेटफॉर्म। तो हमारी तरफ से भी है कि हमने हमेशा यूएन चार्टर की
बात की है कि जो यूएन चार्टर है उसके अकॉर्डिंग ही ये होगा। तो ये एक जो बात हो रही है ये एक छोटी बात नहीं हो रही, जो यूएस से रशिया और इंडिया के बीच बात हो रही है, इसका इंटरनेशनल सिनेरियो पे एक इम्पैक्ट है। इस चीज का एक मैसेज कन्वे किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पेशल वेटेज में लिया गया है, तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी को वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ, ये आप लिख लें तो जहां पे नोट करें, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को रशिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया था, दैट इज द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ये अवार्ड था। पर जो अनाउंस तो 2019 में कर दिया गया, पर इसको प्रेजेंट अब 2021 में किया गया था। तो ये अवार्ड भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। इसको आप ध्यान से रखें कि ये भारत के साथ जो रिश्ता है रशिया का, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे मायने रखता है, उसका कुछ मीनिंग है। फिर न्यू दिल्ली एंड मॉस्को कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। जम्मू एंड कश्मीर में हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक हुए हैं, कुछ हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये अभी इसी मतलब बात के दौरान ये मुद्दा उठा है। तो क्या दिल्ली की न्यू दिल्ली मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मॉस्को दोनों की तरफ से कहा गया है कि ये जीरो टॉलरेंस है, जीरो, चाहे कहीं से भी है। सो इट इज इन ए वील्ड एट जिब्बे एट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की तरफ इशारा करके इसको कहा गया है। और अब नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी की जहाँ पिक्चर है उसके नीचे लिखा ही गया है, नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी वेव्स एज ही डिपार्ट्स फॉर ऑस्ट्रिया फ्रॉम मॉस्को ऑन ट्यूसडे को वो ऑस्ट्रिया गए हैं। अब मॉस्को के बाद उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो ऑस्ट्रिया की है। ओके, तो ये न्यूज़ जो जितनी हमें चाहिए वो इतनी ही है, जिस्ट में हमने लिया, इससे ज़्यादा नहीं। ओके जी, बुक्स के बारे में जो दी हिंदू में आया है, जैसे हमने कल भी कुछ बुक्स, एक बुक देखी, तो ये भी कॉफ़ी टेबल बुक है। कॉफ़ी टेबल बुक हम पहले भी कर चुके हैं। व्हाट इज़ कॉफ़ी टेबल बुक? कॉफ़ी टेबल बुक होती है एक महंगी बुक जो कॉफ़ी टेबल के ऊपर पड़ी होती है। मतलब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में जाओ, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी होती है जिसमें पिक्चर्स होती हैं। तो वो इसलिए कि जब तक सर्विस नहीं हो रही तो कोई भी आदमी वहाँ पे बैठा इसको देखेगा, पिक्चर्स को देखेगा और टाइम पास करेगा। तो ये अब दो बुक्स हैं, एक है फोक डीटीज ऑफ तमिलनाडु की फोक डीटीज। दूसरी जो है फोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु की दो बुक्स रिलीज हैं। तो बुक्स रिलीज सेक्शन में आप इसको जरूर नोट करके रखें कि कौन कौन सी बुक्स होती हैं, तो उस कॉलम में आप रखें। नेक्स्ट आता है जी, आउटस्टैंडिंग वर्क आईआईटी मद्रास टीम मेक्स मिनरल नैनो पार्टिकल विद वाटर। पानी के साथ मिनरल नैनो पार्टिकल्स बनाने। ओके, तो यहाँ पे जो हम जिस्ट पढ़ेंगे उसमें हमें काफ़ी क्लैरिटी आएगी और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं माइक्रो ड्रॉपलेट में, तो उनमें वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो ईगरली, बड़ी इजीली माइक्रो ड्रॉपलेट की बात हो रही है, ड्रॉपलेट की नहीं, बहुत छोटी ड्रॉपलेट है, वो केमिकल रिएक्शन बड़ी इजीली करती है।
अगर हम बल्क में देखें, जब बारिश की जो बूंद है उसमें पानी जो है इतनी इजीली रिएक्ट नहीं करता। For then the ability to create nanoparticle could be useful to study protocells, precursors to cells as we know them today. Microdroplet could mimic protocells by being little compartments in which biochemical reaction play out. जब जो इसमें जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कुछ जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मिनरल्स हैं, सोडियम को अलग करके अलग हो सकता है, क्लोराइड से अलग होके इस तरह से वो अलग आ सकता है। ठीक है, तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन में एक रोल प्ले करते हैं। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा जो हमें पढ़ना है, दैट इज मेकिंग ए ग्रीन पैराडाइज। तो उसमें पैराडाइज में ओरिजिन ऑफ रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, एग्रीकल्चर और पानी, इन सब में इस अगर ये आगे सक्सेसफुल होती है या इसका यूज होता है तो ये कहाँ पे है। जो एक पार्टिकल है दैट इज सिलिका, जो सैंड में पाया जाता, आधा सैंड में आधा सिलिका होता है। जो प्लांट्स हैं वो सिलिका को अब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स, और जिससे उनकी हाइट बढ़ जाती है। तो राइस क्रॉप जो है, जो चावल हैं, उनमें हाई लेवल ऑफ सिलिका होता है। तो जो सॉइल में अगर सिलिका नैनो पार्टिकल्स सप्लाई किए जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इस तरह से अब ये नैनो पार्टिकल अगर हम डेवलप करके उनको सॉइल में प्रोवाइड करें पौधों को, तो उससे एग्रीकल्चर में उन जगहों पे जहाँ पे बारिश नहीं होती या खेती बाड़ी कम है, जमीन उतनी अच्छी नहीं है, उन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस तरह से भी सिलिका को प्रोवाइड किया जाएगा पौधों में। तो ये इसका न्यूज़ है, इसको कर रही हैं BK सुपूर्ति, जो PhD कर रही हैं IIT मद्रास में, तो उनकी बात हो रही है। तो ठीक है जी, ये तो गेस्ट में इतना ही है। कोई जब हम करते हैं इसमें ध्यान रखना, जब हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उतनी बस। हमें डिटेल में कोई एज ए साइंटिस्ट नहीं पढ़ना कि हम साइंटिस्ट बन जाएंगे अगर साइंस की पढ़ रहे हैं या कोई और ना, ऐसा नहीं। अब इन 2024 मायोस्ट सफर सीवियर सेटबैक इन छत्तीसगढ़, इसमें ये हमारा डाटा पॉइंट है। हम हर रोज डाटा पॉइंट पे जाते हैं, डाटा पॉइंट में हर रोज हम कुछ ना कुछ डाटा जो है एनालिसिस में लेके आते हैं। अब इसमें एक टेबल दे रखा है, फर्स्ट चार्ट 1, ये देखो आपके सामने है। दिस चार्ट शोज द नंबर ऑफ मायोस्ट डेथ्स इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक प्रॉब्लम है मायोइस्ट्स के साथ, तो एक उनका स्ट्रगल है जिसको हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट गवर्नमेंट, अपनी ही गवर्नमेंट देश के साथ एक हथियारों का, मतलब वेपन्स के साथ एक स्ट्रगल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काफ़ी उनका चल रहा है, मतलब हमारी ही गवर्नमेंट के साथ हमारे देश में कुछ ऐसी बात हो रही है, तो उसके लिए ये डाटा है। 2000 के बाद ये डाटा हमने इसमें ये क्या लेना है कि 2000 के बाद ये जो मायोस्ट की डेथ है ये दिखाई गई है कि हर साल कितनी कितनी हुई है। तो यहाँ पे 2009 में 154 मायोइस्ट मार दिए गए इंडियन फोर्सेस के द्वारा, और ये 2024 में अभी हाफ ही हुआ है, 6 महीने ही हुए हैं, 141 मायोइस्ट्स मार दिए गए हैं। चार्ट नंबर 2 क्या शो कर रहा है, डेथ्स ऑफ सिविलियन। तो एक ईयर दिखाया गया कि लगभग 2007 5 6 7 के आसपास, ये 5 के आसपास जो डेथ टोल सिविलियंस का था वो हाई था। वो एक फायरिंग में जो इंडियन फोर्सेस और मायोइस्ट के बीच में आ गए थे, तो डेथ टोल है, पर उसके बाद ये डेथ टोल जो है डिक्रीज हुआ है। इसी तरह से
जो सिक्योरिटी फोर्सेस का डेथ टोल भी वो डिक्रीज हुआ है। और ये डेथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इंक्रीज होता है, इस साल फिर से इंक्रीज हो गया इन फर्स्ट हाफ ऑफ 24। इसके बाद ये एक है डिस्ट्रिक्ट वाइज एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स इन इंसिडेंट्स। तो इसमें लिया गया है कि ये जो कुछ दांतेवाड़ा बस्तर ये है 2001, 4, 5, 8, 9 to 12 ये हैं, तो इनको लिया गया है कि जिसमें डेथ्स जो माओइज्म की डेथ्स हैं जो वहाँ पे माओइस्ट की डेथ जो हुई हैं, कुछ एरिया बिल्कुल ही फ्री है, दैट मीन्स वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कुछ एरियाज को कवर किया गया। पहले ये इतने एरिया में थी, 3 दांतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, अब बस्तर या इनमें भी आया है कुछ, तो उसके कुछ रीज़न है कि यहाँ से फिर यहाँ क्यों आए हैं, पर यहाँ पे हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे हम। और ये आया है a district wise look at development and welfare indicated in छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, नैनपुर, सुकमा, इन को अफेक्टेड एरिया कहा गया है। कुछ लिमिटेड अफेक्टेड एरियाज हैं, कुछ ये अफेक्टेड एरिया में कन्वर्ट किया है, बताया है। तो अफेक्टेड एरियाज में ये देखा गया है कि जहाँ पे इन एरियाज में लैकिंग इन एरिया सच ऑफ सैनिटेशन, लिटरेसी, तो यहाँ पे कम है, थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी ध्यान नहीं दिया गया, या ध्यान देने की बात है कि इन एरियाज में अगर हम कुछ काम करें तो हो सकता है ये जो माओइज्म की प्रॉब्लम है यहाँ पे वो इम्प्रूव हो जाएगी। ओके जी, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, व्हाट इज ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल। तो ये अब नया एक इशू आया है। तो ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल, इसमें कौन कौन से एरियाज कवर किए गए हैं उन पे पहले हम उस पे देखें। प्रेजेंट जो ड्राफ्ट बिल आइडेंटिफाइड 10 कोर डिजिटल सर्विसेज ली गई हैं, जिसमें ऑनलाइन सर्च इंजन्स, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज, इस तरह से इनको लिया गया है। सारा मतलब सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं उठाया, उनमें से कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उठाया गया है। अब इसमें जिस्ट देखेंगे हम सिर्फ कि ये क्या है। अब हमें पता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी कमर्शियली यूज हो रहा है, एक पर्पस से यूज हो रहा है, तो उसको ही फिर रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ इंटरवेंशन होती है। तो उसके रिगार्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। फरवरी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उन्होंने एक कमेटी बनाई, दैट इज डिजिटल कंपटीशन लॉ, कमेटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ, टू एग्जामिन की नीड टू सेपरेट लॉ ऑन कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट से आप समझें कि पहले जो लोकल मार्केट, जैसे हम दुकान पे गए कुछ सामान ले लिया, अब लोग दुकान पे नहीं जाते, वहाँ पे सीधे डिजिटल मतलब ऑनलाइन ही वो कुछ परचेज कर लेते हैं, जो परचेज करना है ऑनलाइन ही उनको डिलीवरी, मतलब वो बाद में डिलीवरी उनको घर पे ही आ जाती है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। तो अब इससे क्या हो गया है कि उस मार्केट को रेगुलेट करना, उसमें जो कंपटीशन है, अब इसमें क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकान बनाओ, दुकान बना के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, फिर मार्केट, तो ये स्लो प्रोसेस था। पर अब क्या प्रोसेस हो गया कि आपने सिर्फ एक ऐप जनरेट की है या आपने डिजिटली अपना एक लिंक जनरेट किया है, उससे आप थाउजेंड्स लोगों के साथ मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, और आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये कंपटीशन की बात है कि आप डिजिटली जैसे ही गए तो आप एक पॉजिटिव स्टेप पे आ गए, दूसरी जगह पे आप फिजिकली हो तो आप नहीं हो, तो उसी को अब थोड़ा सा स्टडी किया जा रहा है। In case of digital markets, the CDCL has advocated for an ex ante competition regulation
This means that they want the CCI's enforcement power to be supplemented such that it allows it to preempt and prevent digital enterprises from indulging in anti-competitive conduct in first place. ये सिर्फ इतना समझो, एंटी कम्पिटिटिव कंडक्ट ये है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंपनीज हैं उन्होंने जो बिजनेस को होल्ड किया, जो शेयर होल्ड कर लिया है, तो उससे दूसरा जो कंपटीशन ही खत्म हो रहा है उसको रेगुलेट करना, उनको रेगुलेट करना, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। ओके जी, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन स्मार्टफोन कंपोनेंट्स। हमने न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं पीछे स्मार्टफोन्स कंपोनेंट्स पे ये कहा गया था कि आप अगर कंपटीशन इंटरनेशनल कंपटीशन में स्टैंड करना चाहते हो, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं आप उनको ख़त्म करो, सो दैट कि वो जब हम यूज़ करेंगे तभी हम सस्ता बना पाएंगे। पर अब इसमें है ऑन रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन स्मार्टफोन कंपनीज। सो यहाँ पे भी बात हो रही है इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, सेलुलर जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटिंग मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इसमें क्या कहा गया है इसको ध्यान से देखेंगे कि जो इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन एक इंडस्ट्री में ये क्या है, इसने कॉल्ड फॉर रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स ऑन सर्टन कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन के कुछ कंपोनेंट के ऊपर उसने टैरिफ हटाने की या रिड्यूस करने की बात की है। सो रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट फॉर स्मार्टफोन असेंबली यूनिट्स इज ऑब्वियस रीजन फॉर दिस डिमांड। उसका रीजन क्या है कि अगर हम इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो इनपुट कुछ कंट्रीज में ऐसा है, ये चाइना, वियतनाम, उन्होंने अपनी जो कंपनीज हैं जाइंट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के, तो उन्होंने इनपुट कॉस्ट कम कर रखी है, उन पे टैरिफ कम है, तो उनकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम पड़ती है। तो उनके कंपटीशन में अगर हमें खड़े होना है तो ये इसलिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा, आईसीईए ने एक और बात कही है कि कहती जो इंडियन कंपनीज हैं जैसे माइक्रोमैक्स या लावा, अगर कहते ये चाहते हैं कि ये इनका फोन ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव वे में जाए, मतलब कंपटीशन में खड़ा हो, तो इनको शुड नॉट थिंक ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे नहीं सोचना चाहिए, इनको किस पे सोचना चाहिए कि जो भी बढ़िया टेक्नोलॉजी इनको मिल रही है, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेन है, उसको यूज करे विदाउट यूजिंग दी गुड टेक्नोलॉजी, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे कहाँ पे जो थी, तो ये जिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। दे शुड नॉट थिंक ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन व्हेन सिलेक्टिंग पार्ट्स एंड कंपोनेंट, दे शुड यूज द बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू मेक देयर फोन्स regardless of the fact that the technologies are made in India or not. ओके, तो ये है इस तरह से। उन्होंने चाइना की भी एग्जांपल दी कि चाइना ने जब 15 साल पहले शुरू किया तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो लेबर इंटेंसिव थी, और उन्होंने लगभग 3.6% की जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू थी, अब जो है वो 25% तक चले गए हैं। और ये टेक्नोलॉजिकल बेस पे आया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कर दिया, मतलब जो लेबर इंटेंसिव से अब वो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गए हैं। ओके जी, अब आगे इसमें बात करते हैं। तो ये है जी नो यूर इंग्लिश, होप सो कि ये स्क्रीन पे साफ आएगा, तो क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, जो इसमें
है कि इसमें ये कॉलम जो है हर रोज आता है रिगार्डिंग वोकेबलरी है ये, तो हम वोकेबलरी यही इसी कॉलम से आज की वोकेबलरी का पोर्शन ले रहे हैं। तो नो यूर इंग्लिश, तो अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक हिंट करवाऊंगा क्या है इसमें, साफ नहीं है तो। एक मैं इसको वो नहीं कर सकता, मैं आपको इसके एक सेंटेंस लिखता हूं कि प्रमोद इनवाइटेड मी टू ब्रेकफास्ट बट आई took a rain check on his offer। तो ये इसमें पॉइंट है कि ये रेन चेक क्या होता है। ये रेन चेक कहते कुछ पहले एक यूएस में बेसबॉल एसोसिएशन में ये वर्ड यूज हुआ था। जब वो एसोसिएशन बेसबॉल के जब मैचेस होते थे तो टिकट बेच देती थी, तो अगर बारिश हो जाती थी तो वो मैच कैंसिल हो जाता था, तो सेम टिकट के ऊपर आप किसी और दिन जाके या नेक्स्ट डे जब भी कोई मैच है आप उसको देख सकते थे, तो इसको रेन चेक बोला जाता है। बाद में ये इस तरह से यूज होने लग गया, जैसे कि प्रमोद ने मुझे कहा कि आप ब्रेकफास्ट पे आ जाओ, तो मैंने कहा कि नहीं भी कल तो मैं नहीं आ सकता, पर आपका ऑफर है, आई टुक ए रेन चेक, मैं कल नहीं परसों तो आगे किसी दिन आपके साथ डिनर करूंगा, सॉरी ब्रेकफास्ट करूंगा, तो दैट इज द रेन चेक। जैसे डिनर टू नाइट आई कैन नॉट मेक इट आई विल टेक ए रेन चेक ऑन इट। तो इस तरह से ये आया है। तो अब एक नेक्स्ट है कि अशोक्स, इसमें लिख देता हूं मैं, अशोक्स नेटिव प्लेस इज नागपुर, नागपुर, या फिर अशोक्स नेटिव इज नागपुर। तो इसमें कौन सा ठीक है, ऊपर वाला ठीक है या नीचे है? तो जैसे ये कहा जाता है कि हिज नेटिव इज मदुरई, हिज नेटिव प्लेस इज मदुरई, तो दोनों में क्या है, नेटिव लिखा जाए या नेटिव प्लेस लिखा जाए? एक्चुअल में ये नेटिव प्लेस ही सही है, बट यूरोप में, ब्रिटिश यूके में ये भी यूज किया जाता है, नेटिव भी यूज किया जाता है, बट नेटिव प्लेस एक राइट प्लेस बोलना ठीक है, पर आजकल इसकी जगह होम टाउन यूज किया जाने लग गया है। ठीक है, आजकल जो वर्ड यूज कर रहे हैं नेटिव प्लेस की जगह वो होम टाउन है। नेक्स्ट दूसरा एक है कि ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स में क्या फर्क है? ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स, जो लोग सुनने के लिए आए हैं वो हैं ऑडियंस, और जो देखने के लिए आए हैं वो स्पेक्टेटर्स हैं। तो अब जो स्पेक्टेटर है, जो बेसिकली जो अगर क्रिकेट मैच देखने गए हो कोई, तो आप स्पेक्टेटर हो, मैचेस देखने गए हो तो ये स्पेक्टेटर्स है। ऑडियंस है अगर कोई कॉन्सर्ट सुनने गए हो, ओपेरा सुनने गए हो, प्ले देखने गए हो, मूवी देखने गए हो, तो ये ऑडियंस काउंट किया जाता है, तो वहां पे ऑडियंस है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, द पीपल हु गो टू सी क्रिकेट हॉकी मैचेस आर कॉल्ड स्पेक्टेटर्स, सो द पीपल हु गो टू सी सर्कस और ए बॉक्सिंग मैच। तो ये थोड़ी सी जी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो स्पेक्टेटर और इसमें आया,
कि अगर मूवी देख रहे गए हो या कोई ओपेरा कोई इस तरह से फंक्शन अटेंड करने गए, दैट इज द ऑडियंस। तो दोनों में अब फर्क हमें इसको ध्यान में रखना, क्योंकि पहले क्या था कि सुनने के लिए सिर्फ म्यूजिक था, पर अब मूवीज हैं तो वो देखी भी जाती हैं और साथ में सुनने का भी उसमें काम आता है। तो इस तरह से ये आ गया। लास्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, ये किसानों से रिलेटेड है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोन वेवर क्रूशल इशू फॉर फार्मर। तो इसमें लिखा ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उसका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो जहाँ पे भी एग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर जहाँ पे ज़्यादा है, उस बेल्ट में उसको नुकसान हुआ है। तो एक तो ये पॉइंट है, इसलिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है इस तरफ ध्यान दे रही है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है इस तरफ ध्यान दे रही है। दूसरा एक बड़ा इशू है जो पंजाब सिविल सर्विसेज वगैरह और एग्जाम्स हैं इनके ऊपर, 2015 से लेकर 2020 तक लगभग 1,04,474 फार्मर्स ने या एग्रीकल्चर्स ने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, एक ये